आप सभी का स्वागत है। नॉर्वे का वीज़ा कैसे फ़ाइल किया जाता है, फॉर्म कैसे फ़िल किया जाता है, प्रोफ़ाइल कैसे बनाई जाती है और वीज़ा फ़ाइल पूरी करके कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपका एम नॉर्वे जाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, या आपके नेटवर्क में है कोई जिन्होंने नॉर्वे जाना है, तो ये वीडियो उन तक पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद 100% अपने आप भी कर पाएँगे, राइट? अब देखिए ये स्टार्ट कैसे होता है। हमने बहुत ही छोटी सी वीडियो रखी है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि देखिए एंड तक मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वीज़ा के ट्रेड में इट कुड बी डेंजरस। आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आधी अधूरी फाइल भेजोगे तो वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जो आपके काम की ना हो। सो यू कैन काउंट ऑन इट। सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है बकायदा वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू कंप्लीट गारंटी के बाद ही आप तक लाई जाती है, राइट? सो यू कैन एनी टाइम काउंट ऑन इट। तो जो भी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये एज ऑफ नाउ है। हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देखने वाले हो, उस वक्त कुछ पॉइंट्स प्लस माइनस, कुछ डिटेल्स प्लस माइनस हो चुकी हूँ, तो उस समय के अकॉर्डिंग आप फिर उसको वेरीफाई करें। तो अभी के लिए जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस वेरी मच वही है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, देखिए नॉर्वे क्या है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो शेंगेन का पार्ट है। सबसे पहली चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अच्छा देश है। नॉर्वे बहुत दुनिया जाती है। आपने देखा होगा कि नॉर्वे एक खास चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, जो ऑरोरा इफेक्ट्स होते हैं, जो रात को देखे जाते हैं आसमान में। आपने देखा होगा, वहाँ पे कई फोटोज़ देखी होंगी। अगर आपका भी ऐसा कुछ एम है तो नॉर्वे को ज़रूर उसमें ऐड करें, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और जो नॉन यूरोपियंस हैं वो भी वहाँ पे इमिग्रेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। पहले इतने नहीं थे बट अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। बट देश खुशहाल है और बिल्कुल शांत है। ऑलराइट, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होती है? सिंपल सी स्टार्टिंग है। आपको वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे नॉर्वे सेलेक्ट करना है, टूरिज्म कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है तो लॉगिन वगैरह करके भी एक्टिविटी करी जा सकती है। और फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म ओपन होता है, फॉर्म को आप भरेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। फिर वहाँ पे पेमेंट करनी ज़रूरी होती है, जो 80 यूरो होती है वो बढ़ने भी वाली है, शायद मैंने सुना 90 यूरो हो जाएगी, जब भी होगी खैर। तो वो जो फीस होती है आपको पे करनी होती है। वो फीस पे करने के बाद एक ऐसा आपको बार कोड मिलता है। देखिए बार कोड है ना, इस बार कोड के बगैर फिर आपका केस सबमिट होगा नहीं, तो फीस इसलिए पे करनी आजकल ज़रूरी कर दिया इन्होंने। ओके, फिर उसके बाद आप ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आप फॉर्म में भरना क्या है वो जानते हैं, तो आप देखेंगे सेक्शन नंबर 1 एनेक्स्चर ए आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1 पे। वो आपसे पूछ रहे हैं फैमिली मेंबर्स ऑफ ईयू, ईए और सीएच सिटीजन। सीएच का मतलब है स्विस सिटीजन्स और ऑफ यूके नेशनल हु आर विड्रॉल एग्रीमेंट बेनिफिशियरी शैल नॉट फिल इन द फील्ड्स ऑफ 21, 22, 30, 31, 32। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, मैं इसलिए इतना पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये है कि भाई उनका अपना ही है, जिनकी फैमिली मेंबर्स यूरोपियन यूनियन में है या यूके में है, स्विट्जरलैंड में एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे नाम का पूछा गया है, यहाँ पे सरनेम आपका आ जाएगा फैमिली नेम में, जो आपके पासपोर्ट पे फैमिली नेम है। और सरनेम एट बर्थ, अगर फैमिली नेम आपका चेंज हुआ है तो वहाँ पुराना आप फैमिली में नेम यहाँ पे रख सकते हैं, और फर्स्ट नेम जो भी आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा। कई लोगों का फर्स्ट नेम में ही होता है, जैसे किसी का नाम अमित कुमार है, और क्या होगा, अमित कुमार फर्स्ट नेम पे ही लिखा है, कुमार लिखना चाहिए था सरनेम पे, लेकिन फर्स्ट नेम में ही अमित कुमार पूरा लिखा हुआ है, तो उस केस में उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में अमित कुमार लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप चलेंगे तो आपको दिखेगा ये आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी, नेशनैलिटी एट बर्थ, ये सब पूछा जा रहा है। ये सारा आपके पासपोर्ट वाला ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पासपोर्ट से बाहर की कोई डिटेल इसमें लिख दो। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्स, मेल या फीमेल, सिविल स्टेटस आपसे पूछा गया है, सिंगल है, डिवोर्सी है, मैरिड है, और जो आप पासपोर्ट के हिसाब से हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पासपोर्ट में जब पासपोर्ट बनवाया था उस टाइम आप सिंगल थे बट अब मैरिड हो गए हो, तो मैरिड पे आप क्लिक कर सकते हो और मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लगा सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, शादी अभी रिसेंटली हुई है, तो फिर शादी की फोटोग्राफ्स लगाई जा सकती हैं। और अगर आप डिवोर्सी हो चुके हो तो डिवोर्स की डिग्री भी साथ में लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है पेरेंटल अथॉरिटी। अगर कोई माइनर आपके साथ जा रहा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल भरी जाती है। नेशनैलिटी आइडेंटिटी नंबर है, पॉइंट नंबर 11 पे आप देखेंगे ये आपका आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे आपसे पूछ रहे हैं कैसा पासपोर्ट है आपका। अगर आपका कोई स्पेशल पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप वो सेलेक्ट करें, और अदरवाइज ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सिलेक्ट करें। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 13, 14, 15, 16, ये सारा पासपोर्ट की डिटेल मांगा जा रहा है। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब है पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे कब इशू हुआ था, वैलिड कब तक है, और इशू कौन से देश में हुआ था आप यहाँ लिखेंगे। इंडिया से बाहर कई बार इशू होता है लोगों का, तो जहाँ पर भी इशू आता है फिर आप वहाँ पे लिख देंगे, राइट।
तो पॉइंट नंबर 17 जो दिख रहा है आप इसको इग्नोर करेंगे, हमारे काम का नहीं होता। पॉइंट नंबर 18 जो है ये भी आप इग्नोर करेंगे। पॉइंट नंबर 19 पे आप आएंगे, एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल। यहाँ पे होम एड्रेस जो आपका पासपोर्ट का है मैं प्रेफर करूंगा आप वही डालें। टेलीफोन नंबर आपका जो प्रेजेंट एक्टिव टेलीफोन नंबर है वो डालें। आपका टेलीफोन नंबर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर एम्बेसी को इंटरव्यू लेना होता है तो वो ज़्यादातर इसी नंबर पर कॉल करते हैं, तो इसलिए ये नंबर जो आपका होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, यानी आप इंडिया के नेशनैलिटी आपके पास है लेकिन आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे नो आएगा। पॉइंट नंबर 21 अब आपसे पूछा गया है करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 22 आपके ऑक्यूपेशन का एड्रेस और डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपना कॉलेज का या स्कूल का वो डिटेल्स भी लिखी जा सकती है। पॉइंट नंबर 23 आपसे पर्पस पूछा गया है, तो अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो उसको टिक करोगे, फैमिली से मिलने जा रहे हो तो उसको टिक करेंगे, किसी और रीज़न से जा रहे हो, ट्रांजिट के लिए जा रहे हैं तो आप उसको टिक करेंगे, टूरिज्म है तो सबसे आगे वही लिखा ही हुआ है, मेडिकल रीजन से जा रहे हो कोई ट्रीटमेंट पॉइंट वगैरह के थ्रू तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। सारे रीजंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 24 में पूछा गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई मेरा पर्पस ऑफ स्टे जो है वो टूरिज्म है या बिजनेस है, या मैं वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, किसी एक्सपो में जा रहा हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, फ्रेंड्स की इन्विटेशन पे जा रहा हूँ, कोई शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, या फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी आपका पर्पस है उसको एक लाइन में लिखा जा सकता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको खाली ना छोड़ें, इसको भरना मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको भरना चाहिए। पॉइंट नंबर 25 में आप आएंगे, मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन। नेचुरली यहाँ पे आपको नॉर्वे ही लिखना होगा, ये ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ कोई दूसरी कंट्री लिखते हैं तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि हम जाना किसी और कंट्री में जा रहे हैं बट नॉर्वे का वीज़ा क्यों मांग रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन होती है कई बार, ये भी लिखा जा सकता है कि भाई मेरे को जाना तो स्वीडन है लेकिन मैं नॉर्वे में मैक्सिमम स्टे ले रहा हूँ क्योंकि पर्पस तो मेरा मेन स्वीडन का है। तो ऐसे केस में ना हमने देखा आमतौर पर वीज़ा के रिजेक्शन रेट बढ़ जाते हैं। तो लेट्स कीप इट सिंपल और यहाँ पे नॉर्वे लिखें आप। पॉइंट नंबर 26 में है कि आप कौन से मेंबर स्टेट में फर्स्ट एंट्री ले रहे हो। आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मेरी फ्लाइट वाया पेरिस जा रही है, वाया एम्स्टर्डम जा रही है, तो क्या मैं फ्रांस लिखूँ कि नीदरलैंड्स लिखूँ या नॉर्वे लिखूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री का मतलब ठीक है, आप नॉर्वे में ही तो जाके सबसे पहली नाइट अपनी गुजार रहे हैं ना, तो लेट्स कीप इट सिंपल अगेन, राइट, नॉर्वे। वो तो लास्ट में हो सकता है कि आपकी फ्लाइट चेंज हो जाए, तो वो नॉर्वे वैसे भी अलाउ करता है कि शेंगन स्टेट है, तो ये आपकी लिबर्टी होती है, आप कर सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल, यहाँ नॉर्वे लिखना ज़्यादा बेटर है। ऑलराइट, अब नंबर ऑफ एंट्रीज, यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री चाहते हैं या सिंगल एंट्री चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप नॉर्वे के अलावा किसी और कंट्री में जा रहे हैं और वापसी में फिर नॉर्वे आ रहे हैं तो फिर आपको डबल एंट्री मांगना चाहिए, या आपको 2-3 बार नॉर्वे आना जाना पड़ सकता है बिजनेस के लिए, फिर आपको मल्टीपल एंट्री मांगना चाहिए। लेकिन आप एक कैजुअल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो लेट्स इट की सिंपल वंस अगेन, और यहाँ पे सिंगल एंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर आपसे पूछा गया है, तो कौन सी डेट को आ रहे हैं, कौन सी डेट को जा रहे हैं, यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 28 है, इससे पूछा गया फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीजा। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को, भाई मैंने वीजा अप्लाई करा था, रिफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने फिंगरप्रिंट तो दिए थे, तो मैं तो यहाँ यस लिखूंगा। नहीं, अगर आपका वीजा पहले लगा था कभी तो ही आपने यस करना है। आपने अप्लाई किया था, फिंगरप्रिंट दिए थे, बट वीजा नहीं लगा था, तो यहाँ नो आएगा। इसको कंफ्यूज ना हो, इसमें सिंपल है ये। और इसी कॉलम में हम नीचे देखेंगे, अगर आपके फिंगरप्रिंट आपका पहले वीजा आया था तो आपकी जो बायोमेट्रिक डेट थी वो यहाँ पर लिखी आ जाएगी कि आपने बायोमेट्रिक्स अपनी कब दी थी, और वीजा नंबर तो नीचे लिखा हुआ, आप अपना वीजा नंबर पुराने वीजा से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं खाली, लेकिन बेटर है अगर आप लिख देते हो, याद तो होता है, ये क्यों नहीं होता, पासवर्ड में देख लीजिए, लिखा ही हुआ आपको दिख ही जाएगा। ठीक है ना, ओके। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए बायोमेट्रिक का आपके पास नहीं है रिसिप्ट बट वीजा है, तो वीजा का नंबर लिख दीजिए। बायोमेट्रिक अगर आप नहीं याद है तो आप हटा दीजिए, मत लिखिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री परमिट ऑफ द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आपने नॉर्वे के बाद कहीं और जाना है, मान लेते हैं आपने यूएस जाना है या आपने यूके जाना है, तो या यूएस और यूके का नंबर अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, उनके वीज़ा की डिटेल्स लिख सकते हो, कब मिला था, वैलिड फ्रॉम, वैलिड अंटिल, ये लिखा जा सकता है, इशूड बाय, कहाँ से, कौन सी कंट्री ने इशू करा था, राइट। पॉइंट नंबर 30 आपको दिख रहा होगा, ये है सरनेम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। अगर कोई इन्वाइटर है आपका तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई इन्वाइटर नहीं है तो फिर होटल का नाम आएगा यहाँ पे। अगर कोई इन्वाइटर है तो उनके आईडी के हिसाब से यहाँ पे नाम लिख दीजिए, और नीचे जो है जो भी आपका इन्वाइटर है आप उनकी डिटेल लिखेंगे, उनके ईमेल आईडी के साथ एड्रेस डिटेल, अदरवाइज आपका जो होटल है उसका एड्रेस और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, ईमेल आईडी आ जाएगी, साथ में टेलीफोन नंबर आपके इन्वाइटर का या अदरवाइज फिर आपके होटल का, राइट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 30। पॉइंट नंबर 31 पे अगर आप आएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो वो इन्वाइटिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है,
भाई हो सकता है कि आप किसी पर्सनल इन्विटेशन पे ना जा रहे हो, कोई कंपनी आपको बुला रही हो, कोई इवेंट के लिए कोई आपको बुला रहा हो, कोई मीटिंग के लिए बुला रहा हो, तो उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी जा सकती है। सेम उनका भी नीचे एड्रेस और उनका ये टेलीफोन नंबर आएगा। 32 में आपसे पूछा गया है कि भाई आप ये जो आपका जो स्टे होने वाला है या जितना भी खर्चा आप टूरिज्म पे करने वाले हो वो कैसे होएगा। तो यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, यानी आप खुद कर रहे हो, और मीन्स ऑफ सपोर्ट आप कैसे करने वाले हो। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैश लिखते हैं, तो आप भी कैश लिख सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ करने वाले हैं तो क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। ट्रैवलर चेक भी यूज़ किया जा सकता है। ट्रैवलर चेक जो होता है वो आपको बैंक से मिल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता होता है तो आप बैंक से जाके ले सकते हैं। एक तरह का कार्ड ही होता है ये भी, और हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड जो आपको पता ही है वो ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप प्रीपेड एकोमोडेशन है, आपने ऑलरेडी एकोमोडेशन फुल्ली बुक कर रखी है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप फुल्ली बुकड है, सारा आपने ट्रांसपोर्टेशन पहले से बुक कर रखा है, चाहे वो बाय एयर हो बाय रोड हो, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अदर का मतलब हो गया कि भाई इसके अलावा और क्या, मतलब कहीं और से भी फाइनेंस आ सकता है, तो इंश्योरेंस ही है भाई, इसके अलावा कुछ और होता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस नंबर डाला जा सकता है आपका जो भी है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके राइट साइड में लिखा हुआ, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, तो बाय द एप्लीकेंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बाय द स्पॉन्सर है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपको कोई रिलेटिव है, वो स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पे वो क्लिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप किसी बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अदर पे क्लिक कर दीजिए। फिर वो लिखा आ जाएगा कि आपकी ट्रिप को आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, या फिर जो इन्वाइटर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आपको कर रहे थे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगेन उनका भी मीन्स ऑफ सपोर्ट में आ जाएगा, अकोमोडेशन वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एक्सपेंसेस कवर्ड है कि नहीं है। तो स्पॉन्सर को ये सारी चीज़ें टिक करनी पड़ती हैं। तो अगर स्पॉन्सर ट्रिप है तो ये बाय डिफॉल्ट सारी टिक होगी ही होगी, ठीक है ना। और यहाँ अदर पे टिक करके आप अपने स्पॉन्सर के बारे में लिख सकते हैं कि एबीसी कॉर्पोरेशन या एबीसी एंटरप्राइजेस इज विल कवर ऑल माय एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस ट्रैवल या दिस ट्रिप। ये हो गया, दैट्स इट। ये आपका पूरा वीज़ा फॉर्म हो गया। अब ये वीज़ा फॉर्म जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपने फीस वगैरह पे करके इसको निकाल के फिर अपॉइंटमेंट डेट, जो भी आपकी डेट है, उस पर आप जाएंगे। अब वीज़ा फॉर्म के साथ क्या चाहिए? 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल का ITR, वही प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जॉब करते तो NOC है, बिजनेस करते तो GST वगैरह, या उसके अलावा कोई ट्रेड लाइसेंस है, कोई लेबर लाइसेंस है, वट जो भी आपके पास है आप उसको अटैच कर सकते हैं। और फिर उसके साथ अपने पासपोर्ट को, अगर कोई पुराना पासपोर्ट है तो उसको अटैच करके आप जाके ये एप्लीकेशन को जमा करा सकते हो। इसमें कवर लेटर इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाता है। कवर लेटर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बताता है कि आपको अपना केस कैसे आगे रखना है। कवर लेटर के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर इसमें कवर लेटर बताने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसको डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा फैमिली की डिटेल्स वगैरह भी आपसे मांगी जा सकती हैं। तो फैमिली की डिटेल्स हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हैं और कंप्लीटली आपके ऊपर रिलाई करते हैं, तो आप उनकी डिटेल भी इसमें शो कर सकते हैं। कोई और आपके साथ जा रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट भी साथ में इसी तरीके से लगाए जा सकते हैं, इसी तरीके से वीज़ा फॉर्म भरने के बाद। तो आई होप आपको नॉर्वे का ये प्रोसेस सारा समझ में आ गया होगा। ओके, जब आप सबमिट कर देते हैं उसके हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। दैट्स इट। सबमिशन के लिए आपको खुद जाना पड़ता है, आप किसी को नहीं भेज सकते। पासपोर्ट होल्डर हैज़ टू गो बाय हिमसेल्फ। आपके बिहार पे कोई और जाके सिर्फ रिजल्ट कलेक्ट कर सकता है। सबमिशन के लिए आपको खुद जाना ही पड़ता है, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑलराइट। और अगर आप इसके लिए हमारे असिस्टेंस चाहते हैं तो नेचुरली वी आर अवेलेबल फॉर यू। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।